अभी तक हमने ये पढ़ा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा क्या बनता था, माइक्रोस्पोर्स बनते थे, ठीक है, जिनको हम पॉलन ग्रेन भी कहते थे, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की डिप्लॉयडी होती थी, हमारी प्लॉयडी होती थी 2n, मतलब डिप्लॉयड होता था। इसमें क्या देखने को मिलता था, मियोसिस होती थी, ठीक है, जो हमें क्या बनता था, हमारे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन जाते थे। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनका आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज़ में सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं इसको। तो किस तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको, सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका हमारा टैबलेट्स भी मिल रही हैं, है ना, टैबलेट्स ये रही हैं, और हमारा ये क्या है, सिरप है, ठीक है, सिरप की फॉर्म में मिल रहा है। क्यों, बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, अच्छा क्वांटिटी होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब देखो कोई लोग तो इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के तौर पे। अब काफ़ी लोगों को क्या करता है, ये एलर्जी भी क्रिएट करता है। कैसे, क्योंकि भैया पॉलीग्रेन जो है बहुत ही साइज़ में छोटे हैं और ये हवा में आराम से उड़ जाते हैं। जब हवा में उड़ जा रहे हैं मतलब क्या है, जब तुम सांस लोगे तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाएगा। तो अगर तुम इसको पॉलीग्रेन को लेकर सेंसिटिव हो तो आपको क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। तो क्या है ये हमारा एरो एलर्जेंस, क्या है, एरो एलर्जेंस है। और ये ह्यूमंस बीइंग के अंदर क्या क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस कर देते हैं, मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, या तो इसको हम और कह सकते हैं ब्रोंकियोल एफ्लिक्शन, ये भी एक डिसीज़ ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो क्या दे दिया मैंने, ब्रोंकाइटिस कह दिया। ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन्स कि ह्यूमंस के अंदर इसका क्या देखने को मिलता है, गुड भी है और एक बेसिकली इसका डिसएडवांटेज भी है। तो अब देखते हैं वाइबिलिटी। अगला एनसीईआरटी में टॉपिक हमारा क्या है, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब ये कब तक काम का है, ठीक है। एक बार जब ये एंथर से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर ये टाइम से पहले स्टिग्मा पे नहीं लैंड करा, ठीक है, और इसने अपना पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करा, और इसके अंदर जो भी पॉलन के अंदर सामान रखा हुआ होता है वो हमारे ओव्यूल तक नहीं पहुंचा या ओवरी तक नहीं पहुंचा, तो फिर हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब ये क्या है, अपनी वाइबिलिटी क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। वाइबिलिटी मतलब होगा फंक्शनल, है ना। तो कुछ टाइम के बाद अलग अलग स्पीसीज़ में इसका जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो एनसीईआरटी में दे रखा है हमारा कि वीट है, मतलब गेहूँ और चावल जो है, इसके पॉलन ग्रेन की वैलिडिटी सिर्फ कितनी होती है, 30 मिनट की होती है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो विद इन 30 मिनट मेरे को पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना होगा। किस केस में, वीट और राइस के केस में, ठीक है। अब आज की डेट में क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमारे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से काफ़ी स्पीसीज़ जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है। अब हम चाहते हैं ये रुक जाए, क्योंकि अगर हमने स्पीसीज़ ख़त्म करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, इकोसिस्टम का बैलेंस क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। फिर वो चीज़ हमारे लिए भी क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए उठा तो रहे हैं कदम, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे हमने क्या बना रखे हैं, पॉलन बैंक्स। क्या बना रखे हैं हमने, पॉलन बैंक्स बना रखे हैं। सपोज करो कोई स्पीसीज़ गायब भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि क्या है भैया, इंडेंजर में आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे ये एक्सटिंक्ट हो जाए, पर कोई दिक्कत तो होगी, पर मैं चाहता हूँ इसको वापस बना सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके गैमेट्स को प्रिजर्व कर लूँगा। क्या करूँगा, इसके गैमेट्स को प्रिजर्व कर लूँगा, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर मैं क्या कर लूँगा, प्रिजर्व, लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व कर लेंगे, जिसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं ऐसे प्रिजर्वेशन को, क्रायो प्रिजर्वेशन हम कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर का पॉलन गैस डाल देते हैं तो उसकी वाइबिलिटी जो होती है एक्सटेंड हो जाती है काफ़ी सालों तक, ठीक है। तो किसकी मदद से भैया, लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम किसी भी पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एनसीईआरटी के अंदर एक केस दे रखा है हमारा, किसका, पार्थेनियम का। किसका केस दे रखा है हमारा, पार्थेनियम का। पार्थेनियम एक स्पीसीज़ है जो हमारे देश में नहीं पाई जाती थी। इसको हम कॉमन नेम से क्या बोलते हैं, इसको कैरेट ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैरेट ग्रास कहते हैं। तो ये आई कैसे, जब हम बाहर से गेहूं का इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें ये वीट के फॉर्म में आई थी, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा फैल गई इंडिया के अंदर, तो इस फैलने को एनसीईआरटी ने लिख रखा है क्या, यूबी क्यूटोस, मतलब एवरीवेयर, ठीक है, मतलब हर जगह ये फैल गई और इसने काफ़ी एलर्जी क्रिएट करी इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारा केस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन
ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका उतना डायग्राम नहीं दे रखा है, पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है ये। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो सबसे पहले क्या होगा, इसका सबसे राउंड इसका शेप बनाते हैं हम लोग, इससे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटाइन, ये हमारा क्या हो गया, इंटाइन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है जिसे कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ एक्साइन, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्साइन। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक्साइन है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हर जगह एक्साइन तो है नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये एक्साइन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्साइन हो गया। ठीक, अब इसके अंदर दो सेल होते हैं। ठीक है, एक बड़ा सेल होता है और एक छोटा सेल होता है। तो मैं बना देता हूँ, ऊपर वाला हो जाएगा बड़ा सेल। ठीक है, ऊपर वाला सेल हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा सेल हो जाएगा। तो जब बड़ा सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, बड़ा होगा और इरेगुलर देखने को मिलेगा, मतलब गोल नहीं होगा, राउंड शेप का नहीं होगा, इरेगुलर होगा। और नीचे वाले सेल के पास क्या होगा, अपना न्यूक्लियस होगा, और इसका भी कैसा होगा, बट स्पिंडल शेप होगा। कैसा होगा, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखो एक चीज़, कि जहाँ पर एक्साइन नहीं है, जहाँ पर एक्साइन नहीं है, मतलब ये ग्रीन वाले पार्ट पे है ना, ये यहाँ पे सिर्फ क्या है, इंटाइन है। ये क्या है, सिर्फ इंटाइन है। तो जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, इंटाइन है। और ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या है, एक्साइन है। ठीक है, और ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ। ये जो मैं बनाया मैंने, ये चीज़ है, ये जो सेल है हमारा, ये हमारा कहलाएगा वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाएगा, हमारा वेजिटेटिव सेल। इसको मैं लिख देता हूँ येलो से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और जो इसका नीचे वाला है वो हमारा हो जाएगा ये जो है, इसको मैं बनाता हूँ इससे। ठीक है, ये जो हमारा हो जाएगा जनरेटिव सेल। ये हमारा क्या हो गया, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब इसके एक एक करके काम देखते हैं। अब देखो, जहाँ पर एक्साइन नहीं है, जहाँ पर सिर्फ क्या है, इंटाइन है, मतलब इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, और एक ये वाला पोर्शन है, तो इनको कह दूंगा मैं जम्पोर। तो ये इसको क्या कह दूंगा, जम्पोर। ठीक है, अब इन जम्पोर से ही क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर आता है। इन जम्पोर से ही क्या आता है, हमारा पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि एक्साइन तो डिग्रेड होने वाला नहीं है। जब वो चीज़ डिग्रेड होगी ही नहीं तो किसी चीज़ को बाहर आने नहीं देगी। तो उसके लिए क्या है, मेरे को सॉफ्ट मटेरियल चाहिए जहाँ से क्या करे, वेजिटेटिव सेल क्या करे, पॉलन ट्यूब को बनाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलन ट्यूब। कहाँ से आएगा, हमारा जम्पोर से। कहाँ से आएगा, हमारा जम्पोर से। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएंगे, जम्पोर कहलाएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो एक्साइन है, ठीक है, एक्साइन में क्या बोला, कैसा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और रिजिड है। ठीक है, ये है क्यों, एक्साइन क्या है, एक लेयर का नाम है, और ये काफ़ी क्या है, हार्ड है और रिजिड है। क्यों है भैया, ये क्योंकि जिस चीज़ से मिलके बना है ना ये, उसको कहते हैं स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन कह देंगे। ठीक है, और यूबिस बॉडी। ठीक है, अब ये जो स्पोरोपोलिन है, ये जो हमारा स्पोरोपोलिन है, ये अभी तक का हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। तो ये क्या है, हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसको कोई भी एंजाइम जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्साइन जो है क्या है, हमारा हार्ड है और रिजिड है। ठीक है, अभी जो इंटाइन है, इंटाइन कैसा है, इंटाइन किससे मिलके बना है, इंटाइन जो मिलके बना है वो हमारा बना है पेक्टो सेलुलोज से। किससे मिलके बना है, हमारा पेक्टो सेलुलोज से। और ये कैसा होता है हमारा, ये सॉफ्ट होता है।
कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तभी तो हमारे यहाँ से जर्म पोर से क्या निकल पाए, पॉलन ट्यूब निकल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं वेजिटेटिव सेल के बारे में। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है कैसा है, लार्ज है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा, इर्रेगुलर और लार्ज। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, ये न्यूट्रिशन देता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होगा। ठीक है, तो क्या बोल दूंगा, इसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। क्या रहता है इसके अंदर, फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरेटिव सेल। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो पॉलन ग्रेन है, क्या है हमारा पॉलन ग्रेन, ये हमारा मेल गैमेट नहीं है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन ही हमारा क्या है, मेल गैमेट है, तो नहीं, ये हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ये हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट। मतलब इसके अंदर मेल गैमेट्स रहते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, जेनेटिव सेल है। ये जेनेटिव सेल क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा हमारे। क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स बना देगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, 2 मेल गैमेट्स बना देगा। अब देखो, इसका जो जेनेटिव सेल है, इसका जो न्यूक्लियस कैसा है हमारा, स्पिंडल शेप का है। किस शेप का है, स्पिंडल शेप का है। और इसका साइटोप्लाज्म कहाँ कैसा है, डेंस है। तो क्या देखने को मिलेगा, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एंडोथीसियम के बारे में, है ना, उसमें अल्फा सेलुलोज होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो कि डेहिसेंस में हेल्प करता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स जहाँ से निकलते हैं एंथर्स, उसे कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होंगे, वहाँ पे सेल तो होंगी ना, तभी तो फटेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे होती है स्ट्रोमियम। यहाँ पे क्या मिलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये जो फट गया, यहाँ पे पहले क्या मिलेंगे हमें, सेल देखने को मिलेंगे। काफ़ी पतली एक सेल की लेयर होती है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रोमियम। क्या कहता हूँ इसको, स्ट्रोमियम। तो इस जगह से होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ध्यान में आ गया। तो क्या है, स्टेराइल सेल है जो कि काफ़ी पतले हैं, और जब पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होने का टाइम होता है तो ये क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो ये हमारे हैं पॉलन सैक। ये हमारे क्या है, पॉलन सैक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है ना, वो क्या होती है हमारी 2n होती है। वो क्या करती है, मियोसिस करती है। क्या करती है, मियोसिस करती है और एक टेट्राड बनाती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने कि 3 तो आगे होते हैं और एक इसके पीछे होता है। तो ये मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके ये वाला। तो इसमें देखो 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये 4, ये चारों के 4 आपस में चिपके हुए हैं। तो चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसको चिपका के जो रख रहा है वो क्या है, कैलोस की लेयर है। वो क्या है, कैलोस की लेयर। कैलोस की लेयर अगर हट जाएगी तो ये चारों के 4 क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसको हटाना भी क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जो होता है कैलेज एंजाइम। क्या आता है, कैलेज एंजाइम आता है। इसका करता है, कैलोज लेयर को डाइजेस्ट करता है और चारों माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, और एनसीईआरटी ने फिर एक माइक्रोस्कोप को लेके हमें दिखाया है। ठीक है, अब क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और वैक्यूल्स क्या करेगी, इस न्यूक्लियस को क्या कर देगी, यहाँ पे नीचे ढकेल देगी, है ना, मतलब नीचे पुश कर देगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे न्यूक्लियस आ गया। अब ये न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीज़न होगा। अब डिवीज़न कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। और सिर्फ किसका डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का। तो ये क्या है हमारा, कैरियोकाइनेसिस। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। और ये कैसे डिवीज़न हो रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ना, तो कैसे बन रहे हैं, अनसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन ही रहे हैं तो क्या होगा, सेल भी हमारा क्या बनेगा, इसके बाद क्या होगा हमारा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा हमारा, साइटोकाइनेसिस। और 2 अनइक्वल सेल हमारे बन जाएंगे, मतलब एसिमेट्रिकल। ठीक है, सॉरी, एसिमेट्रिकल हमारे सेल देखने को मिलेंगे। जो हमारा बड़ा वाला होगा वो हमारा क्या रहेगा, वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, और जो छोटा वाला होगा वो जेनेटिव सेल कहलाएगा। ठीक है, अब एक केस आता है
पूछा जाता है क्वेश्चन हमारे नीट में कि पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, मान लो ये हमारा एंथर है ना, इसके अंदर क्या भरा होगा, पॉलन ग्रेन भरा होगा। अब इसमें से निकल रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, मैं 2 केस मान लेते हैं, ठीक है। सपोज करो एक पॉलन ग्रेन ये है और एक पॉलन ग्रेन हमारा ये है, तो 1 और 2 बोल देता हूँ इस चीज़ को। मैंने क्या बताया था कि जो जनरेटिव सेल होगा वो आगे जाके 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। अगर वो एंथर में ही कर दे, अगर वो एंथर में ही कर दे तो क्या हो जाएगा, वो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 सेल स्टेज बन जाएंगे क्या, ये 2 मेल गैमेट्स और ये क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल। तो ये कौन सी सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज है, ठीक है। तो क्या होता है 60% से ज़्यादा प्लांट्स में ना 2 सेल स्टेज में ही शेड ऑफ होता है। क्या होता है, 2 सेल स्टेज में ही प्लांट से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। पर रही बात किस में, 40% में, तो इसमें क्या होगा, ऊपर एक होगा और नीचे 2 मेल गैमेट्स होंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 सेल स्टेज हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, आज के टॉपिक में हमारा एंड्रोशियम ख़त्म होता है। जिसने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे, 2 लेक्चर्स हैं मेल्स के बारे में, आप देख लें उसको। और कल से हम स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग मेगास्पोरेंजियम के बारे में, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो कल की बात कल देखेंगे। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग फीडबैक दें कमेंट में कि क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।